Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Zishan, लेक्चरर इन बायोलॉजी। आज हम सेकेंड ईयर बायो से एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है मसल्स एंड टाइप्स ऑफ मसल्स। तो हम देखेंगे कि मसल क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और उनकी कौन कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। सो लेट्स बिगिन। A muscle can be defined as the contractile tissues in body. Contractile टिश्यूज इन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर वो तमाम टिश्यूज जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं, या वो बॉडी के पार्ट्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं फिर वापस रिलैक्स हो सकते हैं, उनको हम मसल्स का नाम देते हैं। मसल्स सिर्फ वर्टिब्रेट्स या सिर्फ ह्यूमंस के अंदर ही नहीं पाए जाते, बल्कि बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स जिसके अंदर मोलस्क शामिल हैं, आर्थ्रोपोड्स शामिल हैं, एकाइनोडर्म्स शामिल हैं, उन सब के अंदर मसल्स पाए जाते हैं। लेकिन हमारा मेन फोकस वर्टिब्रेट मसल्स पर या ह्यूमन मसल्स पर होगा। तो सबसे पहली चीज जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। तमाम तरह के मसल्स तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, जिनमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी कहलाती है एक्साइटेबिलिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। थर्ड प्रॉपर्टी कहलाती है इलास्टिसिटी। एक्साइटेबिलिटी नाम से जाहिर है कि मसल्स कैन बी एक्साइटेड, मसल्स कैन बी एक्साइटेड और कैन बी एक्टिवेटेड बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मसल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से एक्टिवेट किया जा सकता है या इनको स्टिमुलेट किया जा सकता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक्साइटेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू शो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो हम यहां पे लिखेंगे कि दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस या इलेक्ट्रिकल सिग्नल, व्हाटएवर आप जो भी लिखना चाहें। और साथ ही दूसरी चीज हम इसके अंदर ये लिखेंगे कि ये जो मसल्स होते हैं ये सिग्नल न्यूरॉन्स की मदद से पिक करते हैं। सो न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड टू मसल्स विद द हेल्प ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, जिनको हम अगले किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये वो न्यूरॉन्स हैं जो कि इसको सिग्नल सेंड करते हैं या सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, और उसी सिग्नल के रिगार्डिंग ये फिर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टिलिटी इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होगा कि दे कैन शॉर्टन, ये अपनी लेंथ में कमी ला सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। तो इस एबिलिटी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी। उसके बाद आप ये बात याद रखें कि मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दे एक्सर्ट ग्रेट फोर्स। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, ये किसी भी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। और एक और इंतहाई अहम बात है कि जब ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये एनर्जी को यूज करेंगे। तो इस वजह से हम यहाँ पे लिखते हैं कि दे विल यूज एटीपी। अब ये कैसे एटीपी को यूज करते हैं, इसको लेकर एक मॉडल प्रेजेंट किया गया था, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, तो वो हम फिर किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्टन, एंड व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट दे एक्सर्ट ग्रेट फोर्स बाय यूजिंग एटीपी और एनर्जी। इलास्टिसिटी इज द थर्ड प्रॉपर्टी, और इलास्टिसिटी को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी आपने फिजिक्स में भी डिस्कस किया होगा कि मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो स्ट्रेच होके वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आता है उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। सिमिलरली अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में भी तो आते हैं, लिहाजा उनके ओरिजिनल स्टेट में वापस आने को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। दैट्स व्हाई इलास्टिसिटी इज एबिलिटी ऑफ मसल्स
ability of muscles to return to original state। और जाहिर सी बात है कि मसल्स की जो ओरिजिनल स्टेट होगी उसमें वो रिलैक्स होते हैं, और आप ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज एबिलिटी टू रिलैक्स, यानी कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद मसल्स का रिलैक्स होना इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे मसल की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो याद रखें कि मसल्स की 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जिनको हम कहते हैं स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। तो यहां पर मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं और मसल्स की तीनों टाइप्स की हेडिंग्स मैंने यहां पे दे दी हैं। हम यहां पर लिखेंगे एक पॉइंट और फिर हम देखेंगे कि तीनों टाइप की मसल्स के अंदर उसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ मसल। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं इसमें किसी किस्म की ब्रांचिंग नहीं है, ये उसका एक इंडिविजुअल या एक सेल मैंने यहां पे ड्रा किया है। इस तरह के बहुत सारे सेल्स मिलकर स्मूथ मसल्स का पूरा टिश्यू बनाते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो ये अनब्रांच्ड है, यानी इसके अंदर किसी किस्म की ब्रांचिंग वगैरह मौजूद नहीं है, और अनब्रांच्ड होने के साथ साथ ये स्पिंडल शेप्ड है। स्पिंडल शेप का मतलब ये होगा कि ये एंड से पॉइंटेड है और सेंटर से ये ब्रॉड है। तो इस शेप के स्मूथ मसल के सेल्स होते हैं। अगर हम कार्डियक मसल्स को देखें तो ये एलोंगेटेड हैं, और एलोंगेटेड के साथ साथ आप इसके अंदर ब्रांचेस को भी देख सकते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि दे आर एलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड। अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं तो ये भी एलोंगेटेड हैं, लेकिन एलोंगेटेड होने के साथ साथ ये अनब्रांच्ड हैं। इसके अंदर आपको किसी किस्म की ब्रांचिंग वगैरह नहीं दिखेगी। तो स्केलेटल मसल के अंदर फेसिकल्स या मसल के बंडल्स होते हैं, और उन बंडल्स के अंदर फिर मसल फाइबर्स होते हैं जिसको हम मसल के सेल्स भी कहते हैं। तो ये एक मसल फाइबर है जो आपके सामने ड्रा किया गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ब्रांचेस वगैरह नहीं है, और ये एक स्ट्रेट एलोंगेटेड फाइबर है। जो इंपॉर्टेंट बात आपने इसमें याद रखनी है वो ये है कि इसके अंदर स्ट्राइएशन होती है। स्ट्राइएशन का मतलब ये है कि दे आर स्ट्राइएटेड, दे हैव बैंड्स। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि 2 तरह के बैंड्स होते हैं, लाइट बैंड्स जिनको हम आई बैंड भी कहते हैं, और डार्क बैंड्स या ए बैंड्स। तो ये बेसिकली जो ब्लैक और व्हाइट रीजन्स आपको दिख रहे हैं ये इसके अंदर मौजूद लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं, और इसी वजह से हम कहते हैं कि दे आर स्ट्राइएटेड। इनके अंदर स्ट्राइएशन होती है, इनके अंदर बैंड्स होते हैं। दूसरा जो पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे वो है इसके अंदर कितने न्यूक्लियस मौजूद हैं। तो इन डायग्राम से आपको तमाम चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। आप देख सकते हैं कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं दे आर मोनोन्यूक्लिएटेड। मोनोन्यूक्लिएटेड का मतलब होगा कि इनके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। जो कार्डियक मसल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियाई तो बहुत ज्यादा हैं, बट दे आर नॉट ट्रू मल्टी न्यूक्लिएटेड।
इसलिए क्योंकि इसके तमाम न्यूक्लियाई के दरमियान में सेप्टम है। ये जो ब्लैक कलर की लाइंस आपको दिख रही हैं, ये न्यूक्लियाई को एक दूसरे से सेपरेट करती हैं, इनको हम सेप्टम कहते हैं। तो न्यूक्लियाई के दरमियान में सेप्टम है, एक पर्दा है, जिसकी वजह से सारे न्यूक्लियस एक दूसरे से अलग हैं। दैट्स व्हाई दे आर नॉट मल्टी न्यूक्लिएटेड। इनको हम मोनोन्यूक्लिएटेड कह तो सकते हैं, लेकिन उस तरह मोनोन्यूक्लिएटेड नहीं है जैसे कि आम सेल्स या स्मूथ मसल्स के सेल्स होते हैं। लेकिन फिर भी हम यहां पे लिखेंगे कि दे हैव सेप्टा। एक को हम सेप्टम कहते हैं, एक से ज्यादा को हम सेप्टा कहेंगे बिटवीन न्यूक्लियाई। तो इस वजह से हम इसको मोनोन्यूक्लिएटेड कह सकते हैं, क्योंकि इसके दरमियान में सेप्टम है, ये ट्रू मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है। अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें तो ये ट्रू मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने रेड कलर में जो डॉट्स से ड्रा किए हैं, ये असल में न्यूक्लियाई है, और इसके सेंटर में मायोफिब्रिल्स होते हैं। इस वजह से न्यूक्लियाई साइड्स पे चले जाते हैं, पेरिफेरी पे चले जाते हैं, लेकिन होते मल्टीपल है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। सो दैट्स व्हाई स्केलेटल मसल सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनका कंट्रोल, यानी कि बॉडी के अंदर क्या हम इनको अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं या हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं दे आर इनवॉलंटरी। ये आम तौर पे इनवॉलंटरी होते हैं, लेकिन कभी कभार ये वॉलंटरी भी हो सकते हैं। इनवॉलंटरी का मतलब होता है कि हम खुद अपनी मर्जी से इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। सो इनवॉलंटरी का मतलब ये होगा कि दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल, लेकिन फिर भी दे आर समटाइम्स वॉलंटरी। तो अगर हम देखें अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के मसल्स को, स्टमक के मसल्स को, इंटेस्टाइन के मसल्स को, ब्लड वेसल्स के मसल्स को, आयरस के मसल्स को, तो वो हमारी मर्जी के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होते। लेकिन जो यूरिनरी ब्लैडर है और रेक्टम है, तो उसके मसल्स को हम कभी कभी खुद कंट्रोल करते हैं, जैसा कि हम यूरिन रिलीज करने के टाइम पे करते हैं या फीसेस रिलीज करने के टाइम पे करते हैं, तो हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हम इनको कंट्रोल नहीं करते। जो कार्डियक मसल्स होते हैं दे आर कंप्लीटली इनवॉलंटरी। इनको तो हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरी हार्ट बीट थोड़ी देर के लिए रुक जाए और फिर उसके बाद मैं उसको फिर से कंटिन्यू करूं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इट मींस दैट कार्डियक मसल्स आर कंप्लीटली इनवॉलंटरी। इसको आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं दे आर वॉलंटरी। ये वॉलंटरी होते हैं, हमारी मर्जी के मुताबिक होते हैं। लाइक मेरी आर्म्स के मसल्स जो हैं, मेरी लेग्स के जो मसल्स हैं, तो वो मेरी मर्जी के मुताबिक हैं। मैं जब चाहूं जैसे चाहूं इनको यूज कर सकता हूं। लेकिन कभी कभार ये भी इनवॉलंटरी हो जाते हैं, जैसा कि शिवरिंग में होता है। जब हमें सर्दी लगती है तो हमारी ये वॉलंटरी मसल्स भी इनवॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस शो करना शुरू कर देते हैं। सो नॉर्मली तो ये वॉलंटरी है, बट कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ये इनवॉलंटरी हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है फटीग। फटीग वैसे पेन इन मसल्स को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे फटीग का मतलब ये होता है जब आप मसल्स को ज्यादा यूज करते हैं तो ओवर यूज की वजह से वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते और वो थकना शुरू हो जाते हैं, तो उनमें पेन होना शुरू हो जाती है। ये मोस्टली एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से होता है, क्योंकि उसके अंदर लैक्टिक एसिड वगैरह बनता है, तो उसकी वजह से मसल्स में फटीग अपीयर होती है। तो अगर देखा जाए तो फटीग स्मूथ मसल्स के अंदर तो नहीं होती, नो, दे कैन नॉट फटीग, और इसी वजह से इनके अंदर आमतौर पे थकावट वगैरह, फटीग वगैरह महसूस नहीं होती। जो बेटा कार्डियक मसल्स होते हैं दे नेवर फटीग, इसीलिए हमारी पैदाइश से पहले हमारा हार्ट बीट करना शुरू करता है और हमारी डेथ तक वो बीट करता रहता है। इट नेवर स्टॉप्स बिकॉज इट नेवर फटीग्स। स्केलेटल मसल्स, यस ऑफ कोर्स इनके अंदर फटीग होती है, इसीलिए अगर हम मसल्स को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो उनमें पेन शुरू हो जाएगा, फिर हम कुछ देर के लिए रेस्ट करेंगे तो फटीग खत्म हो जाएगी। फिर हम लिखेंगे कुछ स्पेसिफिकेशंस।
स्पेसिफिकेशन में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखेंगे जो कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मसल के साथ एसोसिएटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करते हैं तो दे कैन रिटेन लॉन्ग टाइम कॉन्ट्रैक्शन, लॉन्ग टाइम कॉन्ट्रैक्शन। बाकी के मसल्स को आप ज्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं रख सकते, लेकिन आपके स्मूथ मसल सारा दिन भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में रह सकते हैं, जैसा कि आपके रेक्टम के मसल्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स हैं। जब आप यूरिन रिलीज नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आपके ब्लैडर के मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड हैं, तो वो आप सारा दिन भी कॉन्ट्रैक्ट रख सकते हो। लेकिन ये जो कार्डियक मसल्स हैं ये ऐसा नहीं करते और इनमें तो फटीग शुरू हो जाती है, तो ये भी नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम कार्डियक मसल को देखें तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि स्पेसिफिकली कार्डियक मसल्स के अंदर ही होते हैं। पहला पॉइंट, दे शो रिथमिक कॉन्ट्रैक्शंस। रिथमिक का मतलब ये होगा कि ये रेगुलर बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं, यानी पहले कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर रिलैक्स होंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट और फिर रिलैक्स, इसी तरीके से ये चलते रहेंगे। दूसरा पॉइंट, ये मायोजेनिक होते हैं। मायोजेनिक का मतलब ये होता है कि दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन सिग्नल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। आपने सुना होगा कि हार्ट के अंदर SA नोड होता है जिसे हम साइनोएट्रियल नोड या पेस मेकर का नाम भी देते हैं, तो वहीं से सिग्नल आता है और उसकी वजह से हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। तो मायोजेनिक का मतलब ये हुआ कि दीज मसल्स कैन जनरेट देयर ओन सिग्नल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। स्केलेटल मसल्स को अगर हम देखें तो इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो ये है कि दे कैन ओनली पुल, ये सिर्फ पुल कर सकते हैं किसी भी चीज को। लेट्स से मेरी ये आर्म है और इसके अंदर मैंने मार्कर्स को पकड़ा हुआ है, तो अगर मैं इस हाथ को ऊपर लिफ्ट करना चाहता हूं तो मैं इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा और इसकी वजह से ये हाथ ऊपर आ जाता है। अगर मैं इसको वापस लेके जाना चाहता हूं तो सेम मसल्स की मदद से ये वापस नहीं जाएगा। अब की बार इसके ऑपोजिट वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ये इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये हाथ वापस आ जाता है। और जब ऊपर वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे ये आर्म बॉडी के करीब आएगी, इसे हम फ्लेक्शन कहते हैं, और जब ये वापस जाती है तो उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो इसीलिए हम अपना जो दूसरा पॉइंट है वो इसमें ये लिखेंगे कि दे एग्जिस्ट इन एंटागोनिस्टिक पेयर फॉर्म। एंटागोनिस्टिक का मतलब ये होता है कि ये ऑपोजिट पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये एक बोन है और उसके साथ एक और बोन भी कनेक्टेड है, अब अगर मैं ये चाहता हूं कि ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो तो यहां पर मौजूद मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और उसकी वजह से ये बोन ऊपर की तरफ लिफ्ट होगी और इसे हम कहते हैं फ्लेक्शन। तो ये फ्लेक्सर्स होते हैं और इसके ऑपोजिट जो मसल्स होते हैं उनको हम एक्सटेंसर्स कहते हैं, क्योंकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन से ये बोन वापस आ जाएगी बॉडी से दूर, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं एक्सटेंशन। लास्ट पे हमने इसकी लोकेशन के बारे में लिखना है कि ये मसल्स हमने पढ़ तो लिए, लेकिन ये हमारी बॉडी में कौन कौन सी जगह पर मौजूद होते हैं। जो स्मूथ मसल्स होते हैं दे आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन GIT और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी स्टमक में, इंटेस्टाइन में, रेक्टम में ये पाए जाते हैं। उसके अलावा आइरिस जो कि आंखों का कलर्ड पार्ट होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फलां की आईज ब्लू है, ब्लैक है, हेजल है, ग्रीन है, तो वो एक्चुअली आइरिस का कलर हम बता रहे होते हैं। उसके अलावा फीमेल्स के अंदर यूटेरस के मसल्स वो भी स्मूथ मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के मसल्स, उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स, और ब्लैडर के अलावा एयर पासेजवेज के अंदर जैसा कि ब्रोंकियोल्स वगैरह के अंदर जो मसल्स होते हैं वो भी असल में स्मूथ मसल्स ही होंगे, ETC। कार्डियक मसल्स मुख्तलिफ किस्म के इनवर्टिब्रेट्स में तो मुख्तलिफ जगहों पे पाए जा सकते हैं, लेकिन वर्टिब्रेट्स में और ह्यूमन के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर पाए जाते हैं। सो दे आर प्रेजेंट ओनली इन हार्ट।
कार्डिया ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्ट, तो हमारी पूरी बॉडी में कार्डियक मसल्स सिर्फ हार्ट के अंदर मिलेंगे। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स नाम से जाहिर है कि दे आर अटैच्ड टू बोन्स, अटैच्ड टू बोन्स। तो अब इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स है। तो ये जो ऊपर वाले मसल्स होते हैं इनको बाइसेप्स ब्रैकी कहा जाता है, ये ट्राइसेप्स है। इसी तरह लेग्स के अंदर क्वाड्रिसेप्स हो सकते हैं, तो लिहाजा इसकी एग्जांपल में हम बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मसल्स और उसके साथ रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आ गए होंगे। फिर कभी एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।